नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी एन झा ऑफिशियल में। साथियों, आज मैं एससीईआरटी वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक के अध्याय 8 की विवेचना करूंगा और आज का हमारा टॉपिक है जातीय व्यवस्था की चुनौतियां। तो आइए साथियों, जानते हैं क्या है भारत में जातीय व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं उसकी सच्चाई और इससे जो बनने वाले प्रश्न है, इन सभी बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। किंतु समाज का विकास धीरे धीरे होता है और इस क्रम में समाज के शक्तिशाली वर्ग ने अपनी सत्ता को बनाए रखने की हमेशा कोशिश की है। पूरे यूरोप में मानव समाज कई वर्गों में प्राचीन काल से ही बटा रहा है, जिसमें एक शक्तिशाली और एक कमजोर वर्ग सदैव रहा है। जाति सुधार हेतु तर्क। भारत में सामाजिक भेदभाव जाति व्यवस्था पर आधारित रहा है। इसे लेकर एक और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जिसने समाज पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की और श्रेष्ठ एवं उच्च जाति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो दूसरी ओर एक शोषित और पीड़ित वर्ग अस्तित्व में आया। हमारे देश में भी इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव के अनेक रूप सामने आए, जिसने कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को जन्म दिया। जैसा कि आप सभी पहले पढ़ चुके हैं, प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें पेशे या काम के आधार पर 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे चलकर इन विभाजनों ने जातियों का रूप धारण कर लिया। इनमें पुनः कई उपजातियां बन गई। इनके बीच संबंधों में धीरे धीरे संकीर्णता आई। ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ा। अंतर्जातीय शादी विवाह एवं संबंधों पर रोक लग गई। जाति का निर्धारण काम की जगह जन्म के आधार पर होने लगा। जाति प्रथा का सबसे कठोर रूप छुआछूत की भावना के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें निम्न जातियों को अपवित्र माना गया और उनका बहिष्कार किया गया। आधुनिक काल में कई कारणों से, खासकर शिक्षा के विकास और पुराने विचारों को नए ढंग से परखने के कारण, जाति प्रथा एवं इस पर आधारित भेदभाव, शोषण और तिरस्कार को दूर करने या उसमें सुधार लाने के उपाय प्रारंभ हुए। साथियों, आपने यहाँ देखा कि ये जाति व्यवस्था सिर्फ भारत में नहीं, इनका विकास पूरी, जो आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही और पूरे विश्व में रहा है। जो शक्तिशाली देश थे, जो यूरोपीय देश थे, वहाँ पर भी ये जाति व्यवस्था रही है। अब इन जाति व्यवस्था में सुधार हो, इसके बारे में तर्क, तो प्राचीन काल में भी आपने देखा कि जो उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में विभाजन था, रूप में विभाजन था। फिर जाति से जो प्राचीन काल में व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था की थी, जिसमें 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बाद इन 4 वर्ण से कई जातियां और उपजातियों का धीरे धीरे निर्माण हुआ। संकीर्णता आई, ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ा, अंतर्जातीय विवाह, संबंधों इत्यादि पर रोक लग गई। जाति निर्धारण का जो पहले वर्ण के आधार पर हुआ करता था, वर्ण का निर्धारण जाति तो थी नहीं, वर्ण थी, और वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। गीता में भी इसकी विवेचना है: चतुर्वर्णं मया सृष्टिं गुण कर्म विभाग स। ये 4 वर्ण का जो कॉन्सेप्ट है वो गुण और कर्म के आधार पर ऐसा किया गया था। बाद में जन्म के आधार पर ये चीज़ होने लगा। फिर छुआछूत की भावना भी प्रकट हुई। कुछ निम्न जातियों को अपवित्र माना जाने लगा। इस तरह से स्थितियां खराब होती चली गई। अब आधुनिक काल में जब ज्ञान विज्ञान शिक्षा का प्रचार हुआ, तो जो जाति आधारित भेदभाव, शोषण, तिरस्कार थे, अब इसमें सुधार लाने के भी उपाय प्रारंभ हुए। तो आइए इनमें देखते हैं कुछ उदाहरण है। अपेक्षित जनसमूहों पर प्रभुत्व के कुछ तीखे उदाहरण: बंगाल के चंडाल, बिहार के डोम, दक्षिण बिहार के भुइयां, महाराष्ट्र के महार और उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में चमार जातियों के साथ कठोर भेदभाव की नीति अपनाई गई। चमड़े का काम करने वाले लोगों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। 19वीं सदी में देश में अनेक भागों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले और नगरों में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा इस व्यवस्था की कमजोरियों को सामने लाने और एक नई चेतना जगाने के उपाय किए गए। इसके तहत इस सदी में ऐसे कई सामाजिक आंदोलन हुए जिसका उद्देश्य समाज सुधार था। जाति प्रथा की आलोचना प्रारंभ हुई, जो समाज में विभाजन और असमानता का कारण बनी हुई थी।
इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भारतीय पढ़े लिखे वर्गों ने प्रयास किया ताकि समाज के सभी वर्गों का उत्थान हो सके और उनके बीच बराबरी की भावना विकसित हो। इन कोशिशों में कई समाज सुधारक शामिल थे। यह एक और विदेशी सरकार से आज़ाद होने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर समाज में अन्याय और अनुचित परंपराओं का भी अंत चाहते थे। क्योंकि धर्म और सुधार आंदोलन का उद्देश्य एक भेदभाव रहित समाज बनाने का था, इसलिए जातीय भेदभाव को दूर करने को विशेष महत्व दिया गया। इन समाज सुधारकों में कई ऐसे लोग थे जो जातीय असमानता के भी विरोधी थे। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग भी थे जो जातीय भेदभाव और समानता की समाप्ति चाहते थे। विभिन्न जातियों के बीच आपसी सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाना चाहते थे। साथ ही वे पवित्रता और अपवित्रता के कड़े नियमों के आधार पर भेदभाव और छुआछूत के विरोधी थे। जाति व्यवस्था में ब्राह्मण जाति सबसे ऊपर थी, जिसे कई अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त थी। इस तरह यह समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल थे। क्षत्रियों और वैश्य के बीच जाति प्रथा इतनी कठोर और संकीर्ण नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार थे उससे यह वंचित थे। क्षत्रिय वर्ग शासक वर्ग होने के नाते समाज में एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरा, जबकि वैश्य वर्ग ने आर्थिक संपन्नता के कारण स्वयं को आगे बढ़ाया। औपनिवेशिक काल में ब्राह्मणों ने नई अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया, इसलिए प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपने को स्थापित किया। नीचे दर्जे के सरकारी कर्मचारी, वकील, चिंतक, साहित्यकार आदि भी इसी समूह से थे। इस प्रकार के माहौल ने गैर ब्राह्मण जातियों की स्थिति को प्रभावित किया। उनकी सामाजिक दशा में गिरावट आई और उनमें असुरक्षा और हीनता की भावना बढ़ी। समाज में एक छोर पर ब्राह्मण थे तो दूसरे छोर पर अछूत, अधिकांश पीड़ित और दलित समूह का संबंध समाज की निचली श्रेणियों से था और वह जटिल एवं कठोर स्थिति में जीने के लिए बाध्य थे। इसलिए वे सामाजिक व्यवस्था में मौजूद अन्याय के खिलाफ थे। दूसरी ओर 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक निम्न जातियों के अंदर से भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई गई एवं उनके द्वारा सामाजिक समानता और न्याय की मांग के लिए आंदोलन शुरू किए गए। इस नई चेतना को गैर ब्राह्मण जाति समूहों ने प्रस्तुत किया, जो विशेष रूप से अपनी दयनीय दशा में सुधार लाना चाहते थे। भारत के अनेक भागों में यह जातियां बहुत सारी असुविधाओं से मुक्ति के लिए आवाज़ उठाने लगी थी। इस प्रक्रिया में निचली जाति के आंदोलनों में उनकी जातीय पहचान एकता का आधार बन गई। इन आंदोलनों के नेताओं के प्रारंभिक नाम महात्मा ज्योतिराव फूले का आता है। तो साथियों, आपने देखा कि जो जातीय व्यवस्था थी उसमें जब भारत में जो आधुनिक ज्ञान 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी शिक्षा का विकास होता है तो फिर नई चेतना का आगाज होता है। जाति प्रथा की आलोचना उस समय प्रारंभ हुई और उसमें सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, खास करके जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वो चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, अंग्रेजी जो दास्ता है उससे मुक्ति मिले। इसके लिए वो दो फ्रंट पर लड़ रहे थे। एक तरफ अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ वो भारतीय समाज में जो जातियों के बीच भेदभाव था उसको भी वो मिटाना चाह रहे थे। और उसमें समाज के ऊंची जाति के लोग भी शामिल थे जो चाहते थे कि समाज से ये जो खराबी है वो दूर हो। इसके अतिरिक्त जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण सबसे ऊंची स्थिति में था, वो सबसे अपने आप को समाज में अग्रणी भूमिका में मानते थे। उसके बाद क्षत्रिय भी शासक वर्ग के रूप में शासन चलाते थे। वैश्य जो आर्थिक रूप से संपन्न थे उनकी भी स्थिति अच्छी थी। शूद्र का स्थान काफ़ी निम्न था और उनकी स्थिति भी दयनीय थी। तो इस तरह से फिर बाद में जो सताए हुए जातियां थी, जो निम्न जाति के लोग थे, उनमें से भी जो पढ़े लिखे लोगों ने आकर फिर आंदोलन का आगाज किया, संगठित हुए और वो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। इसमें महात्मा फूले ज्योतिराव फूले का नाम महत्वपूर्ण है, वो पहले व्यक्ति माने जाते हैं। अब आइए यहाँ बॉक्स में कुछ बिंदु है उसको देखते हैं। ब्राह्मण समाज का वह वर्ग जिसने अपनी शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर समाज पर एकाधिकार स्थापित कर दूसरी जातियों पर अपना प्रभाव कायम किया। अंत्यज समाज का वह वर्ग जिसे सभ्य समाज की परिधि से बाहर रखा गया, वो अंत्यज कहलाए। तो इस तरह से साथियों आप देख सकते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले 1824 में उनका जन्म हुआ और 1890 में इनकी मृत्यु हुई। अब साथियों, हम जो आगे की क्लास है उसमें विस्तृत रूप से
महात्मा ज्योतिराव फुले और अन्य जो सुधारक हैं, आगे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके कार्यों को भी देखेंगे। और भी बहुत सारे समाज सुधारक आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे, जिन्होंने समाज में जो छुआछूत जाति व्यवस्था थी उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किए, आवाज़ बुलंद की और उन्हें सफलता भी मिली। तो साथियों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।